सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो गया। अच्छा, आइन के आर्टिकल 91(2) के तहत 21 दिन के अंदर असम्बली का इजलास बुलाना सदर का इस्तेहकाक और सदर साहब ने इजलास बुला लिया और 30 दिन के अंदर सदारती इंतखाब होता है जो 9 मार्च डिसाइड हो गया है। अच्छा, इलेक्शन असम्बली में हलफ उठा भी लिया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि असम्बली कंप्लीट नहीं है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो गया, अभी भी कहा जा रहा है कि असम्बली मुकम्मल नहीं है। अब कल जो इत्तला है कि जी कायदे ऐवान का इंतखाब होगा, लेकिन अभी तक असम्बली मुकम्मल नहीं है। 9 मार्च को सदर का इंतखाब होगा, जो कि आइन के आर्टिकल 41(4) के तहत खुफिया रायशुमारी से होता है और तकरीबन अभी जो कैलकुलेशन है, अभी जो भी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में 645 इलेक्टोरल वोट हैं और कहा यह जा रहा है कि अभी भी असम्बली मुकम्मल नहीं है। क्या वजूहत है कि इलेक्शन कमीशन जिसने मुख्तलिफ सियासी जमातों को रिज़र्व सीट जो कि अक़लियत की 10 सीट और वुमेन की 60 सीट होती है, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को तो मिल गई है, जो कि वोट डाल रहे हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म को भी डालेंगे और यकीनन सदर को भी डालेंगे, लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल्स है उसकी रिज़र्व सीट का फ़ैसला अभी तक नहीं किया गया है। आखिर क्यों? अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि आइनी और कानूनी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिज़र्व सीट नहीं बनती, तो फिर उसका फ़ैसला वो कर दे ताकि उनको ऑप्शन मिले कि वो अदालतों में जा सकें। लेकिन अगर ये पेंडिंग रहेगा और जिस तरह स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कल वज़ीर आज़म और फिर आइंदा सदर के इंतखाब में कहा यह जाता है कि तकरीबन कोई 26 सीट नेशनल असम्बली की है और बाकी सूबों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कट है बलूचिस्तान के 62 के हिसाब से, उससे कोई 15 से 19 सीट बनती है और एक लिहाज से कोई कहता है कि 40 से 50 सीट बनती है। तो इसका बहुत बड़ा असर होगा सदारती इलेक्शन में और वज़ीर आज़म के इलेक्शन में। तो क्या वजूहत है कि इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला नहीं कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। MQM ने जो है वो जो इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने MOU साइन किया है और उस MOU में उन्होंने तकाजा किया है कि 140A जो कि लोकल बॉडीज़ के हवाले से कानून साजी है हुई है और ऑलरेडी मौजूद है उसमें सारा कुछ, उसको उस पर मज़ीद कानून साजी की जाए, जिसके लिए तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी की, और चाहे MQM हो, पीपल्स पार्टी हो या आपके पीपल्स पार्टी और PMLN हो, उनके पास 224 जो 2/3 मेजॉरिटी है वो सामने तमाम इत्तेहादियों की मिला के भी नहीं होती है। आपको पता है कि 199 जो मैक्सिमम लिया था वोट, वो उन्होंने स्पीकर ने लिया था। ऐसी सूरत हाल में क्या PMLN के लिए जो ये MOU साइन किया है, ये 140A के ऊपर कानून साजी करवाएगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये कह रही है कि हमारे सूबों में ऑलरेडी लोकल बॉडीज़ का कानून नाफिज है और वो अमल दरामद अगर करना भी हुआ तो हमने करना है, तो ऐसे में MQM कहाँ खड़ी होगी? क्या वो इत्तेहाद का हिस्सा होगी? अब हम इस इशू पे बात करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अपने मेहमानों के सामने रखते हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनमें साहबजादा हामिद रज़ा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर ताज हैदर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। कैसर शेख साहब, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और हमारे साथ अमीनुल हक साहब भी होंगे जो सीनियर रहनुमा MQM के और साबिक मिनिस्टर भी हैं जो हमारे साथ होंगे। सबसे ज़्यादा पहले आ जाते हैं साहबजादा
हामिद रज़ा के साथ सामने, क्या कहते हैं हामिद रज़ा साहब, ये जो आपका नंबर है, आप समझते हैं कि पार्लियामेंट अभी तक मुकम्मल नहीं है, लेकिन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो गया, वज़ीर आज़म का हो रहा है, सदर का हो रहा है, अगर ये जो वोट मेंबर जो मिलेंगे आपको नहीं मिल रहे हैं, इससे जाहिर है कि आपके इत्तेहादी कैंडिडेट को नुकसान नहीं हो रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि जितनी बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा में है, हमारे पास 90 MPs हैं वहाँ पर, और 92 हमारे पास नेशनल असम्बली के अंदर हैं, और इसी तरीके से पंजाब के अंदर 109। इतनी बड़ी तादाद का जो हक़ है मखसूस सीटों का, जब आप उससे रोकते हैं और उसके ऊपर को फ़ैसला भी अनाउंस नहीं करते, तो ये बड़ी एक नेचुरल और कुदरती सी चीज़ है कि फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। देखिए, मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है, ये मैं अगेन वजाहत कर दूँ ज़ाती, कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद सदर पाकिस्तान और उसके बाद सेनेट के इंतखाबात का वक्त गुजारना चाहता है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर हमारी ये मखसूस नशिस्तें हमें मिलती हैं तो सेनेट के अंदर PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल अक्सरियती पार्टी होंगे, और अगर हम इन 7 नशिस्तों से महरूम रहते हैं, यानी इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर हमारी कम अज़ कम 7 सेनेट की सीटों का इन्हसार है, अगर हम उन नशिस्तों से महरूम रहते हैं तो ज़ाहिर है हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। और ये कौमी असम्बली में भी हुआ, पहले सूबाई असम्बलियों के अंदर भी हुआ। पंजाब के अंदर हमारे 75+ MPs जो हैं उनके रिज़ल्ट तब्दील किए गए। नेशनल असम्बली के अंदर मेरे पास जो इस वक्त डेटा है वो 60 MNAs का आ चुका हुआ है, जिनके कंप्लीट फॉर्म 45 थे, उनका रिज़ल्ट तब्दील किया गया। बल्कि अब उल्टा ये काम हो रहा है कि हमारे जो MNAs हलफ उठा चुके हैं, जिस तरह हमारे लोधरा से कंजू साहब के मुकाबले के अंदर हमारे कैंडिडेट थे वो हलफ उठा चुके थे, फैसलाबाद से हमारे सादुल्लाह बलोच साहब हलफ उठा चुके थे। हलफ उठाने के बावजूद अब वहाँ पर उनकी गैर मौजूदगी में रीकाउंटिंग करवा के तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान को जितवा दिया गया, और यही चीज़ शायद 5-6 हलकों में मज़ीद करने की कोशिश की जा रही है इसी वीक के अंदर। तो यकीनन ये डाका है, ये शबहून है, और ये हक से महरूम करने वाली बात है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का अगर नुक्ता नज़र ये है कि ये हमें नहीं मिलनी चाहिए तो डिसाइड करें। आज 4 दिन हो गए हैं, फैसला महफूज है, हमें बताएं, हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, वहाँ से अदालत जो फैसला करे वो तस्लीम करें सब लोग। अगर हमारा हक है तो हमें अलॉट करें। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी भी पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि इलेक्शन कमीशन को फैसला जल्द से जल्द अनाउंस करना चाहिए, और जब पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं है तो ज़ाहिर है उसकी कानूनी हैसियत के ऊपर डॉक्टर साहब सवालात हमने गुज़श्ता से व्यवस्था रोज़ भी उठाए, हमने पंजाब असम्बली में भी उठाए, और हम आइंदा भी उठाते रहेंगे। एक सीरियस आइनी बहरान है। अगर मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब दरखुर एतना समझें, अगर यहाँ पर उनकी जो रग है जमहूरियत की, फंडामेंटल राइट्स की और ह्यूमन राइट्स की, वो अगर थोड़ा जागे और ख्वाब खरगोश के जो गफलत के मज़े ले रहे हैं उससे वो बेदार हों तो शायद हमें किसी जगह से कोई रिलीफ मिल जाए। बाकी उन्होंने भी यही साबित किया है कि इस मुल्क के अंदर कानून भी बिकता है, इस मुल्क के अंदर इंसाफ भी बिकता है। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। मैं आता हूं जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब की तरफ। सेनेटर ताज हैदर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये मुकम्मल नहीं है? अगर ये नाकम, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ, अगर ये मुकम्मल है तो ठीक है, अगर नामुकम्मल है तो फिर इस पार्लियामेंट में जो चुनाव हो रहा है वो कितना आइनी और कानूनी है? और अगर आप समझते हैं कि ये मुकम्मल है तो फिर सर ये जो आपके रिज़र्व सीट का फ़ैसला होना है इलेक्शन कमीशन में, वो अभी तक नहीं हुआ है, जिसका नुकसान यकीनन पार्लियामेंट की एक सियासी पार्टी है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, उसको बहुत बड़ा, और फिर ये जाहिर है सदारती इलेक्शंस पे कहा ही जा रहा है नेक टू नेक है, सेनेट में इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो आप चूँकि एक बड़ी जमहूरी सियासी जमात के सेनेटर हैं और आपका बड़ा आइनी और जमहूरी पॉइंट ऑफ व्यू आता है, तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? कि सेनेट के अंदर भी इस वक्त सेनेट भी नामुकम्मल है और 11 सीटें उसमें कम हैं।
जो कि सेनेट की तादाद के हिसाब से कोई 10% बन जाती। ये एक कमी है, वो सिर्फ इसलिए कि जिस वक्त कुछ लोग सेनेट से गए थे, काकड़ साहब या शौकत तरीन साहब या राना मकबूल साहब इंतकाल कर गए थे, तो उनकी खाली सीटों पे कई महीने तक इंतखाबात नहीं कराए थे। दूसरे ये कि जो लोग जो हैं वो सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली में कामयाब होने की वजह से वो सीटें जो वैकेंट हुई हैं उनके भी इंतखाबात कराए जा सकते थे, क्योंकि ये शेड्यूल कोई 15-16 दिन का होता है सेनेट के इंतखाबात का, ये सीटें भरी जा सकती हैं। तो इसमें गफलत ज़रूर हुई है इलेक्शन कमीशन की। जहाँ तक कि इन सीटों का ताल्लुक़ है जो कि रिज़र्व सीटें हैं, तो इसमें भी हमारी ख्वाहिश है कि ये फ़ैसला जल्द अज जल्द हो। कानून बहुत साफ़ है, इसमें जो ये जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इन्होंने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई थी रिज़र्व सीट्स के लिए, तो इसलिए इनकी रिज़र्व सीट्स नहीं बनती और ये सीट्स जो हैं ये दूसरी पार्टियों के अंदर तकसीम होनी चाहिए। तो जब भी फैसला आता है तो उसमें हमारी सीटें बढ़ेंगी और पार्टियों की सीटें बढ़ेंगी, और अगर वो नहीं बढ़ रही तो इसमें जाहिर है कि हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ जो है, ये मेरे ख्याल से मैं आपकी वसातत से, आपके प्रोग्राम की वसातत से इलेक्शन कमीशन को फिर एक बार याद दहानी कराऊँगा। मैं करता रहा हूँ याद दहानी उनकी कि जनाब इसका फ़ैसला जल्द अज जल्द कीजिए, और इसमें कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है फ़ैसला करने में। कानून बिल्कुल साफ़ है कि आपको एक मुकर्ररा तारीख से पहले आपको लिस्टें देनी होती हैं इलेक्शन कमीशन को, और अगर किसी पार्टी ने लिस्ट नहीं दी है तो रिज़र्व सीट्स के लिए अपने उम्मीदवार। अच्छा ताज हैदर साहब, मैं ज़रा सा कानून की जब बात की है तो मैं एज ए तालिब इल्म एक कानून आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है इलेक्शन एक्ट 2017, क्योंकि आइन में तो आपके आर्टिकल 226 भी है जो कहता है कि जितनी भी इलेक्शंस हो, चाहे वज़ीर आज़म के और चीफ मिनिस्टर के, वो सब खुफिया बैलेटिंग से होंगे। तो ये जो रिज़र्व सीट है ख़वातीन की और अक़लियत की, ये भी खुफिया बैलेटिंग से होनी चाहिए 226 आर्टिकल के लिहाज से। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 51 जो आपके आर्टिकल है उसमें वुमेन सीट और अक़लियत की सीट को आपके एलोकेट किया गया है। तो एक तालिब इल्म के हिस्से से मैं समझता हूँ कि 226 सही है या 51। चले हम 51 में आ जाते हैं। देखिए 51 में आ जाते हैं, और 51 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको लिस्ट देनी है नहीं देनी है। अब मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लूँगा। इलेक्शन एक्ट 2017 उसके आर्टिकल 104, अगर हम उसके 1, 2, 3 यानी 1 को पढ़ें तो डेफिनेटली आपका पॉइंट सही है। फिर 2 और 3 और 4 भी, ख़ासतौर पे 4 पे जाते हैं तो उस पर लिखा हुआ है कि अगर एग्जॉस्ट हो गया हो, लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई हो, तो दोबारा उसमें नई एंट्री हो सकती है। और हमने देखा है कि बाप के सिलसिले में भी, और पंजाब में जो 5 आज़ाद उम्मीदवार थे हमजा वाले, उनको भी बाद में एंट्री दी गई थी। तो ऐसा फैसला तो इलेक्शन कमीशन का मौजूद है और आइन और कानून भी मौजूद है। जी देखिए, ये कानून मैं पार्लियामेंट्री कमेटी में भी था, ये जो इलेक्शन एक्ट 217 है, और ये मुसव्वदे फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी के सामने आती हैं, जिसकी सदारत का एजाज़ मुझे हासिल है। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। जहाँ तक आइन के तहत तरीक़ा इंतखाब का जिक्र है, तो आइन जो है वो मुख्तलिफ ओहदों के लिए, मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों के लिए, ज़िम्मेदारियों के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इंतखाबात बताता है। कहीं वो परसेंटेज होती है जो सीटें आपने जनरल इलेक्शन में हासिल की हैं, कहीं सीक्रेट बैलेट होता है, जैसे सदर मुमलिकत का सीक्रेट बैलेट होगा, वज़ीर आज़म का हाउस डिवाइड करके होगा कि जो भी इस तरह हैं, तो एक उम्मीदवार के जो वोटर हैं वो एक लॉबी के अंदर जाते हैं, दूसरे उम्मीदवार के दूसरी लॉबी के अंदर जाते हैं, और फिर जिस वक्त वो वहाँ से बाहर आते हैं तो उनकी गिनती होती जाती है रास्ते में, और वो जो है वो हाउस डिवाइड करके होता है ताकि पता रहे कि
कौन सा वोटर किसको वोट दे रहा है। ठीक। सदर मुमलिकत सीक्रेट बैलेट, तो ये मुख्तलिफ तरीके जो है वो दिए गए। ठीक है। जहां तक रिजर्व सीट्स का सवाल है तो वो आपको मिलती हैं जो आपकी जनरल इलेक्शन में सीटें हैं उनके तनासब से, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपने जो मुकर्ररा वक्त है उससे पहले आपने अपनी फहरिस्त जमा कराई हो, और अगर आपने फहरिस्त जमा नहीं कराई है और तो आप इंतखाबात के बाद उस फहरिस्त में कोई रद्द-व-बदल नहीं कर सकते, और कोई नए लोग लाके आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये रिजर्व सीट पे हमारे उम्मीदवार हैं। इलेक्शन एक्ट जो है वो 123, 124 वो बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर कि ये चीज़ें, और उस सूरत के अंदर हाउस को मुकम्मल करने के लिए जो बकिया सीटें हैं जो बच जाती हैं इस तरीके से, वो दूसरी पार्टियों को उनकी नुमाइंदगी के तनासुब से वो जो है अलॉट की जाती हैं। उनकी फहरिस्त पहले से मौजूद होती है और उस फहरिस्त के हिसाब से, ठीक, जैसे कि आप समझिए कि हमने 20 की फहरिस्त दी और नंबर 12 तक हमारे नेशनल असेंबली में वो आए, तो बाकी 8 जो हैं उनको कंसीडर किया जा सकता है और कंसीडर किया जाना चाहिए कानून के तहत, और इस तरीके से हाउस को मुकम्मल ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये नहीं है कि आप सॉरी। ठीक है कैसर शेख साहब, मैं बिल्कुल आप बोलिएगा, मैं ज़रा कैसर शेख साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। कैसर शेख साहब, अभी मुझे जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो मुकम्मल नहीं है, यानी असम्बली मुकम्मल नहीं है, कौमी असम्बली, और जो हमारे जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब ने भी हमें बताया कि जनाब सेनेट भी मुकम्मल नहीं है। अब ऐसे मौके पे जब असम्बली मुकम्मल ना हो, पार्लियामेंट मुकम्मल ना हो, उसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म, सदर का जो इलेक्शन हो रहा है, ये आईनी है सर? क्या ये गैर कानूनी, गैर आईनी नहीं है? कल चैलेंज नहीं हो जाएगा? एक चीज़, और दूसरा ये सर कि ये रिज़र्व सीट के हवाले से, ये रिज़र्व सीट आप अपनी ले चुके हैं अपने हिस्से की, अब आप फिर पहुँच गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि जनाब हमें जो बची हुई सीट है जो कि सुन्नी इत्तेहाद का आईनी हक़ है वो कहते हैं, तो वो आपको दे दी जाए, तो ये ज़्यादती नहीं है सर? सेनेटर ताज हैदर साहब ने तो बड़ी तफसील से आपको ये सारी बातें बताई हैं। अब आप अब ये कहें कि ये गैर आईनी नहीं है, ये क्या आइन का फैसला तो देखे ना होना है आइन के तरीके से, यानी पहले इलेक्शन कमीशन ने करना है, फिर अदालत फोरम अदालतों का है, वो तो अपनी जगह पे जारी है। मुझे तो, मैं तो इस पे और डिटेल्स आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो ये आप कह रहे हैं ना कि जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ या उसमें जो फर्क है 199 वोट सरदार याद सादिक साहब को मिले और 91 वोट मिले अपोजिशन को, तो 108 वोट का फर्क है। तो ये जो रिजर्व सीट है इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है फिर इलेक्शन में, ये अलग बहस है, वो तो होना चाहिए कानूनी तौर पे, और सेनेटर ताज हैदर साहब भी कह रहे हैं जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप न्यूमेरिकल देखें तो वो सदर का इलेक्शन तो अभी होना है, 9 मार्च को है, उसमें तो अभी टाइम है, तो उससे पहले पहले मैं समझता हूँ कि फैसला हो जाएगा और ये शायद कुछ सीटों का कंप्लीट भी हो जाए। लेकिन अभी जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब का इलेक्शन है, फर्क तो मैंने आपसे कहा ना कि ये स्पीकर के इलेक्शन में 108 सीटों का फर्क है, कोई मामूली फर्क नहीं है, तो इसमें तो कोई इलेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्ज कीजिए हाइपोथेटिकल अगर वो उनकी सीटें इलेक्शन कमीशन एग्री कर लेता तब भी इलेक्शन में तो कोई फर्क नहीं, जो रिजल्ट सामने आए हैं, चाहे वो स्पीकर साहब का इलेक्शन हो, डिप्टी स्पीकर का हो या वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो। अब सदर साहब के इलेक्शन में मुझे नहीं पता न्यूमेरिकल पोजीशन क्या है और क्या वोटिंग है, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी, और उससे पहले अगर ये पॉइंट है तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को तो ताज हैदर साहब कह रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला करना है, ताकि अगर कोई और कानूनी कार्रवाई है तो वो भी मुकम्मल तो सर मुझे ये बताएं ना, मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक जमहूरी जमात हैं, हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर ऑलरेडी जानिबदारी का इल्ज़ाम है, हर सियासी जमात ने तकरीबन इस 2024 के इलेक्शंस को धांधली शुदा इलेक्शन किया है, इंक्लूडिंग आपकी जमात ने भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो भी सीट है इसका फ़ैसला अगर आइनी तौर पर इनका राइट है, ताकि
इनको अदालत में जाने का मौका तो मिले ना सर, चाहे इनकी सीट में इतना इजाफा हो कि ये वज़ीर आज़म की इलेक्शन ना भी जीत सकें, तब भी इनका आइनी हक़ तो है ना सर कि उसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन, और जबकि 23 दिन गुजर गए हैं सर, 8 फरवरी से लेकर अब 23 हो गया है और फिर 9 मार्च को है, और 9 मार्च में जो सदारती इंतखाब है वो नेक टू नेक है, इनके पास भी वोट हैं। अगर ये रिजर्व सीट मिल जाए तो ये भी बहुत क्लोज चले जाएंगे। जी क्या कहेंगे सर इस पर? ये बस मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन ये मेरे से पूछ रहे हैं या ताज साहब? हेलो हेलो जी सर बोले बोले, मुझे आवाज आ रही है। अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं तो वही बात करूंगा कि ताज साहब भी कह रहे हैं कि बड़े एक्सपर्ट वकला हैं दोनों साइडों से, और इलेक्शन कमीशन के पास ये है मामला है। जहाँ तक ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को नहीं माना जा रहा, वो तो आज मुझे नहीं पता कि जब भी कोई हारने वाली हमारे यहाँ जमात होती है, मैं भी कोई लड़ रहा हूँ, कोई 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए हैं, तो मुझे नहीं पता कि किसी एक इलेक्शन में भी हारने वाली जमात ने किसी को माना हो। अब अगर कोई फोरम मानना ही नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन को, ना ट्रिब्यूनल को, ना अदालतों को, ना असम्बली को, तो कोई फोरम तो सिर्फ यही, और जब कोई यानी सिर्फ वही एहतजाज ही करने हैं और मुल्क की जहाँ पे डेवलपमेंट है उसको रोक ही देना है, और जो हालात है कि 9 करोड़ लोग गरीब हैं उसको तो हमारे मैटर्स डिस्कस हम नहीं कर रहे, हम तो प्योरली कानूनी मुशगाफियाँ बात डिस्कस कर रहे हैं। हमारी असम्बलियों में तो झगड़े हो रहे हैं, कोई अवाम की बात तो वहाँ हो नहीं रही। इसके लिए हम वादे करके, जो मैं इलेक्शन में वादे करता हूँ या सारे जो कैंडिडेट होते हैं उसका तो कोई जिक्र नहीं होता। ये पूरे का पूरे सारी कार्रवाइयाँ यही हो रही हैं, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी। सर मैं इस इशू पे तो जा ही नहीं रहा, मैं अभी उस पे आई नहीं, मैं तो आपसे ये मैं तो सर कानूनी नुकात पे बात कर रहा हूँ कि एक आपको अपनी रिजर्व सीट मिल चुकी है और आप पहुंच गए हैं सुन्नी इत्तेहाद के आईनी रिजर्व सीट को, जो उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करे ताकि वो अदालत में जाएं। आप पहुंच गए हैं कि ये भी हमें दे दो। नहीं, मैं तो आपकी बात को सेनेटर ताज हैदर साहब ने क्लियरली कह ही दिया कि वो होना चाहिए, आप भी कह रहे हैं होना चाहिए, तो इसमें तो उनके पास जा रहे हैं ना, आपके इन बड़े बड़े वकला, बड़े एक्सपर्ट, आईनी एक्सपर्ट परसू कर रहे हैं इस मैटर को दोनों साइडों से। तो इलेक्शन कमीशन अगर कोई समझते हैं कोई एतराज है तो वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहे हैं, अब उसका फैसला करेंगे इलेक्शन कमीशन, जल्द करना चाहिए उनको, बिल्कुल करना चाहिए। और बाकी जो कानूनी, अच्छा सर ये जो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है इस पे आप क्या कहेंगे सर? इस पे तो बात ये हो गई ना कि इलेक्शन बिल्कुल पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, ये तो हमेशा रहता है, 100% तो मुकम्मल मैंने कभी देखी ही नहीं है पार्लियामेंट, कोई ना कोई। और ये जो कहते हैं ना कोई कानूनी चलते रहते हैं, कोई किसी का इंतकाल हो गया, वो उस पे सीट पे इलेक्शन ना हुए, या किसी वजह से कोई अंदर जो आप देखते हैं ना जब किसी के खिलाफ कोई सजा हो जाती है तो उनको यही पीटीआई की हुकूमत में लाया ही नहीं जाता रहा, स्पीकर साहब ने ये किया ही नहीं ऑर्डर के वो आ जाएं, तो उस वक्त भी पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं थी। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी जितनी बार भी आप देखेंगे ना हर हुकूमत में, या तो मुझे आप बता दीजिए कि आज जो एतराज़ कर रहे हैं क्या उनके वक्त में पार्लियामेंट में मुकम्मल होती थी जब वो जो जितने हमारे PMLN के या दूसरी पार्टी के लोग अंदर थे, प्रिजन में थे, ठीक है, तो उनको लाया ही नहीं गया। ठीक है, आप उस लेकिन बहरहाल वो मेंबर तो बन गए थे। खैर आपका पॉइंट आ गया, सही है कि ताज हैदर साहब का भी आ गया और सुन्नी इत्तेहाद का। आगे चलेंगे अहम तरीन इशू पे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब की तरफ आऊँगा। हामिद रज़ा साहब, यकीनन आप पार्लियामेंट की पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बन चुके हैं और हलफ भी उठा लिया है और रिजर्वेशन भी है आपको कि ये इलेक्शन धांधली शुदा है, और आपके बहुत सारे केसेस अब ट्रिब्यूनल में, अदालतों में हैं जो फॉर्म 45 के हवाले से हैं, और आपका दावा है कि 180 की सीट है, लेकिन इस वक्त आप 91 पे खड़े हैं। क्या ये बेहतर नहीं था सर कि आप सियासी मुफाहमत की बुनियाद पर दूसरी सियासी जमात, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ जो उन्होंने हाथ बढ़ाया था,
अगर उनके साथ इत्तेहाद करते तो आप आज हुकूमती बेंच में होते और आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हुकूमत में आने की वजह से हल हो जाते। एक तो ये सवाल का जवाब दीजिएगा कि ऐसा नहीं किया, और अब दूसरा उसके साथ साथ ये है कि आप ये बताइएगा सर कि इस वक्त जो एक आपके आर्टिकल है 140A जिसको MQM लेकर इस वक्त बुनियाद बनाकर आगे बढ़ी है और वो तमाम सियासी जमातों से मदद मांग रही है कि ये इसके ऊपर वोट दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर 2/3 आपकी मेजॉरिटी चाहिए जो 224 है, जो कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के पास भी नहीं है। उसमें क्या PTI साथ देगी सर, यानी सुन्नी इत्तेहाद साथ देगी सर? जी डॉक्टर साहब, अव्वलन तो मैं एक बात की वजाहत कर दूं जी, मेरे दिल में बड़ा एहतराम है सेनेटर ताज हैदर साहब का, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन ने भी उस दिन हेयरिंग में बरमला इस बात का एतराफ़ किया तमाम मेंबरान ने कि अगर कोई टेक्निकल ग्राउंड बन भी जाए तो इन अराकीन की सीटें किसी और पार्टी को देने के हवाला से आइन के अंदर कोई क्लॉज मौजूद नहीं है। सो इसके ऊपर हमें थोड़ा क्लियर होने की ज़रूरत है। और दूसरा, जहाँ तक लेट लिस्ट जमा करवाने की बात है, बाप पार्टी उस वक़्त बनी भी नहीं थी जब गुज़श्ता इंतखाबात में 2018 में इंडिपेंडेंस जीत के उसके बाद बाप पार्टी बनाई गई। वो बाप पार्टी में गए तो उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को लिस्ट दी और उस इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नया शेड्यूल जारी किया और उनको वहाँ पर ख़वातीन की सीट मिली। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अक़लियतों की लिस्ट ही जमा नहीं करवाई थी 2018 में, दोबारा शेड्यूल जारी किया गया और उन्हें लिस्ट दी गई। आइन वाज़ेह तौर पे कहता है कि जिसके पास जितने सीटें हैं मखसूस और रिज़र्व सीट सिर्फ उसी का हक है। और अगर इस फार्मूले को आइन ने इसके आगे ये तमाम इलेक्शन कमीशन ने उस दिन एक्सेप्ट किया है कि किसी दूसरी पार्टी को देने का कोई कॉन्सेप्ट आइन के अंदर नहीं है। दूसरी बात, अगर इस फार्मूले को मान लें तो डॉक्टर साहब मैं आपको एक संगीन मजाक किया, आप हंसेंगे उस बात के ऊपर, शायद अगर आपका दिल करे तो बेशक हंस भी लीजिएगा, कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर हमारी नशिस्तें दीगर पार्टियों को दी जाती हैं तो आपको पता है एक MPA के ऊपर कितनी मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं उनको, अपोजिशन को? एक MPA पे 3 मखसूस नशिस्तें 2.4 के फार्मूले के तहत, यानी अपोजिशन का एक जितनी स्ट्रेंथ अपोजिशन की इस वक्त KPK में है उससे 3 गुना ज्यादा वो क्लेम कर रहे हैं थ्रू मखसूस नशिस्तों के। अगर 10 है तो 30 मिलती है, इससे ज्यादा संगीन और बोंडा मजाक और क्या हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि सेनेट हाउस का मुकम्मल होना या ना मुकम्मल होना, तो मेरे जो बुज़ुर्ग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मैं उनकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि असम्बली कभी पूरी नहीं रही, लेकिन जनाबे वाला किसी मेंबर के मोअज़्ज़ज़ मेंबर के विसाल कर जाने की वजह से उनकी सीट का खाली होना इज़ अनदर थिंग। लेकिन जब नई असम्बली वजूद में आती है, उसके तमाम मेंबरान मौजूद होते हैं, तो उसको मुकम्मल करने का मतलब ये है कि उस नई असम्बली के अंदर जितने कैंडिडेट्स जीत के आए हैं उनके अगेंस्ट वो रिजर्व सीट्स आपने अलॉट करनी है। दैट इज़ एक्चुअली द मीनिंग ऑफ कंप्लीटिंग एन असेंबली। वो ये नहीं है कि अगर 3 अरकान फौत हो गए हैं तो वो असेंबली मुकम्मल ही है। नो, दैट्स नॉट द वे। अगली बात जो अभी आपने सवाल किया, और इसके ऊपर मैनी हवाले से ताज हैदर साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, मैंने पहले अर्ज कर दिया, अगर वो कुछ चीज़ मेरे इल्म में इजाफा कर सके वहाँ पर तो वकला और इलेक्शन कमीशन एग्री थे इस बात पर। अच्छा, अगली चीज़ जो आ गई कि हमारा MQM का जो उन्होंने मेमोरेंडम साइन किया विद PMLN, तो देखिए हर जमात का इस्तेहकाक है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं। और जहाँ तक MQM के साथ किए गए वादों का ताल्लुक है, डॉक्टर साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माई ब्रदर ऑफ MQM, एक ही बात अर्ज़ करूँगा कि वादे तो MQM के साथ गुज़श्ता 16 माह में भी बहुत किए गए थे जब वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा बने थे, लेकिन उन वादों की तकमील में बीइंग अ मेजर पार्टनर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकावट बनी रही और MQM से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मैं अभी भी आपको मुकम्मल यकीन दहानी के साथ ये बावर करवा रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। सही, देखिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपका लोकल बॉडीज़ का जो सेटअप है वो होना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर ये सबसे कंपल्सरी चीज़ है, यहाँ से ही जमहूरियत पनपती है, लेकिन ये नहीं होगा। मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली आपने बता दिया सर। अपने पाकिस्तान
वो मौजूद हैं, दोनों हजरात देख लेते हैं, बल्कि तीनों मौजूद हैं। मैं ज़रा ये पूछना चाहूँगा, जनाब अमीनुल हक साहब ज्वाइन कर चुके हैं, हमें उनसे पूछ लेते हैं, फिर ताजदर साहब की तरफ आते हैं 140A के हवाले से। अमीनुल हक साहब, आप 140A में तरमीम चाहते हैं। 140A में ऑलरेडी जो आइन ने इख्तियार दिया है कि लोकल बॉडीज़ के माली और इंतज़ामी इख्तियारात दिए जाएँ, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी आ चुका है, लेकिन फिर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब 140A में आप आखिर क्या ऐसी आइनी तरमीम चाहते हैं जिसकी बुनियाद पर आप समझते हैं कि उस पर अमल दरामद हो जाएगा? जी देखिए दानिश, मेरा ख्याल है कि MKM ने जो कल सुबह PMLN के साथ जो MOU साइन किया है, उस पे हमने अवाम की मफादात की बात की है, और 25 करोड़ अवाम को उनके दहलीज पे तरक्याती काम कराने की बात की, उनके मसाइल हल करने की बात की, और इसीलिए हम जो MOU साइन किया इसमें हमने 3 चीजें रखी है। जिस तरह आपने देखी कि आर्टिकल 140A में मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पोलिटिकल अख्तियार नीचे मुंतकिल करना, बट अनफॉर्चुनेटली ये आगे की तरफ गया नहीं है। MKM इसीलिए ये जो आईनी तरमीम लाना चाहती है थ्रू पार्लियामेंट, उसमें हमने 3 चीजें रखी है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिवॉल्व किया जाए, NFC अवार्ड के तर्ज पे जो PFC पैसे दिए जाते सूबे को, उसमें इस बात को आइन में तशरीह कर दी जाए कि वो पैसे जो सूबे को दिए जाएंगे साथ साथ डिस्ट्रिक्ट को भी, टाउन को भी, UC को भी किस अंदाज से तकसीम किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने तीसरी चीज क्या रखी? तीसरी चीज हमने ये भी रखी है कि मेक श्योर किया जाए कि हर 4 साल के बाद जो है लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होने चाहिए। आपके सामने मिसाल है दानिश के कराची में 2010 में जब टेन्योर खत्म होता मुस्तफा कमाल का, 5 साल 10 महीने इलेक्शन नहीं कराए गए। तो 2015 गालिबन 5 दिसंबर को इलेक्शन कराए गए। वो टेन्योर खत्म होता वसीम अख्तर का, वो मेरा ख्याल है कि 2020 में खत्म होता है, 3 साल तक फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद रहे। तो मेरा ख्याल है वो पंजाब की सूबाई हुकूमत हो, KPK की हो या सिंध की हो, मतलब उनके वो चाहते हैं कि इख्तियारात को इंजॉय करें। लेकिन MKM क्या चाहती है? MKM चाहती है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के जो बुनियादी मसाइल उसके हल के लिए पावर को नीचे डिवॉल्व किया जाए, यानी 18वीं तरमीम को उसके असल रूल के मुताबिक अमल दरामद के खैनी बनाना। ये ना हो कि जो इस्लामाबाद से जो इख्तियारात निकल कर गए वो चीफ मिनिस्टर हाउस में पास नहीं होना चाहिए, एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको डिवॉल्व करते हुए टाउन, डिस्ट्रिक्ट और नीचे UC लेवल तक लेकर जाए। देखिए सिंपल सी मिसाल है ना दानिश, अगर हम तमाम पाकिस्तान के तमाम सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट को काउंट कर लेते हैं तो लगभग 1200 ऑफिस बनते हैं। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन बाकायदगी से होते हैं तो ये ऑफिस बन जाते हैं 2 लाख के लगभग, और जब 2 लाख के लगभग ऑफिस मौजूद होंगे तो अवाम को किसी MNA को, किसी MPA को, चाहे वजीर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने गलियों मोहल्ले में जो उसके पीछे गली में, अगले गली में, ठीक है, ये सबको पता है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त ये है कि 140A को जो आप MOU साइन किया, इससे पहले भी आपने कई एग्रीमेंट किया है, और 140 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्या, पहला तो ये सवाल है कि क्या ये जो आपका आईनी तरमीम है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कबूल होगी? वो पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हुकूमत की एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और साहबजादा साहब ने भी ये बात बता दी, और कई जगह से ये आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कबूल नहीं होगा, क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने भी कहा है अभी रिसेंटली कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपका लोकल बॉडीज़, तो हमें इसमें जाना नहीं है। तो आप और PMLN के पास इतनी ताकत नहीं है 224 के आपकी बात माने। अब 2 पॉइंट मुझे क्लियर करें ताकि मैं आपके ताजरदा साहब को भी पॉइंट लूँ कि आपने ये तो चले कह दिया और सबसे आप मदद भी मांग रहे हैं, MOU भी साइन कर दिया है, अब आगे देखेंगे क्या होता है। क्या आप वजारत में जा रहे हैं, ओहदे ले रहे हैं, और सदारती इंतखाब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आसिफ अली जरदारी को वोट दे रहे हैं? शहबाज शरीफ का तो हमने सुन लिया कि आप दे रहे हैं, सर इसका मुख्तसर से जवाब। बिल्कुल, मुख्तसर से जवाब देने से पहले क्लियर कर दूं कि MKM पाकिस्तान इस लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट के हवाले से तमाम सियासी पार्टी के पास जाएगी। मैं समझता हूँ कि हम PTI के पास भी जाएंगे, साहबजादा साहब की खिदमत में भी हाजिर होंगे, पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे, और तमाम सियासी पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर सवाल करने की कोशिश करें। कमिंग बैक टू और आंसर कि यस, जहाँ तक वजीर आजम का ताल्लुक है, अभी कुछ देर पहले PMLN का वफद MKM कन्वीनर खालिद महबूब सिद्दीकी के घर पर तशरीफ लाए थे, और हमारे एक तफसील से उनसे गुफ्तगू हुई, और हमने ये फैसला किया है कि यस, हम कल प्राइम मिनिस्टर के लिए PMLN को वोट देंगे। जहाँ तक प्रेसिडेंट की बात आपने पूछी है, मैं समझता हूँ कि ये सवाल अभी आया नहीं है,
ये मेरा ख्याल है कि कल जब प्राइम मिनिस्टर की चीजें निकल जाएंगी उसके बाद ये सवाल आएगा। मैं समझता हूँ कि एप्रोप्रिएट फोरम पर जो एमकेएम की राब्ता कमेटी मशावरत करेगी, फैसला करेगी, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि आपके तमाम टीवी चैनल के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को बिल्कुल सर वजारत और अहम ओहदे गवर्नर मांग रहे हैं, आप चाहिए आपको नहीं चाहिए? अब आपकी तीसरी वाली बात की तरफ कि क्या वजारत के हवाले से आज मुस्तफा कमाल भाई जब प्रेस ब्रीफिंग की तो उन्होंने कहा कि हम इख्तियारात चाहते हैं और अर्बन डेवलपमेंट पैकेज चाहते हैं। मेरा ख्याल है इन्हीं हवालों से बातचीत का अमल जारी है, और इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर साहब ओहदा संभाल लेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो उसके बाद मेरा ख्याल अगर कोई मुज़ाकरात आगे बढ़ती है तो कोई वजारत की बात होगी। अभी फिलहाल वजीर, मुशीर या गवर्नरशिप की कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे जनाब सेनेटर ताज हैदर 140A ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई जो हुकूमत है वो पावर देती नहीं है नीचे, और अब वो एक अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट करेगी सर, जो MOU साइन हुआ है? नहीं, जो मकामी हुकूमतें हैं वो रेजिडुअल आइटम्स हैं, वो जो है वफाकी हुकूमत उसके ऊपर कानून साजी नहीं कर सकती। कानून साजी जो है वो सूबे के अंदर होती है, और काफ़ी अच्छा कानून हमने बनाया है बातचीत करके, सबको साथ लेके। लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, मैं खुद अपनी हुकूमत से ये कहता रहा हूँ कि उस पर जिस तरह से अमल दरामद होना चाहिए था वो अमल दरामद नहीं हुआ है। और उसमें ख़ास तौर से मैं उनसे ये कहता रहा हूँ कि जो एक उसमें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है कि जो इस चीज़ का फ़ैसला करेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट को कितने जो है वो हिस्सा दिया जाए और क्या रकम दी जाए, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का है। उस प्रोविंशियल फाइनेंस की कमीशन की शायद 5 साल में 2 या 3 मीटिंगें हुई हैं, और मैं बिल्कुल ये बात तस्लीम करता हूँ, जो चीज़ गलत है वो गलत है। और मैं अमीन भाई को ये भी आपके ज़रिए ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इस दफ़ा होगा, और मैं पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मैं अपनी हुकूमत पे पूरा ये जोर डालूँगा कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पे जो है वो पूरे तौर पे अमल दरामद करे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने कहा है कि उसमें अगर ज़्यादा इख्तियार देने हैं तो वो भी हम देंगे। तो मज़ीद अगर कोई अमेंडमेंट्स उसके अंदर आनी है तो वो सिंध असम्बली के अंदर लाई जा सकती हैं और उनके ऊपर गुफ्तगू शनीद की जा सकती है, और जो भी अमेंडमेंट्स ऐसी हैं कि जो अवाम के मफाद में हैं उस पर आप पीपल्स पार्टी को देखेंगे कि वो हिमायत करेंगे। नुक्ते नज़र अलग अलग हो सकते हैं बिल्कुल। सेनेटर ताज हैदर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आपने कहा, जैसे मुराद अली शाह साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि अगर इसमें मज़ीद माली और इख्तियारी जो भी है वो हम करेंगे, इसका मतलब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। और आपने ये बात वाज़ेह तौर पे कह दी कि उस आईनी तरमीम का आप हिस्सा नहीं बनेंगे जो कौमी असम्बली में आपने कहा ये रेजिडुअल है, ये आईनी तरमीम से या कौमी असम्बली की तरमीम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सही हूँ सर? अरे ऐसे ना कीजिए, लीडर ऑफ द हाउस की हैसियत से वो बात कर रहे हैं, और हम करेंगे का मतलब है कि हमारी असम्बली बैठ के करेगी। जिस तरीके से हमने कानून बनाया और उसमें जो है MKM या कोई भी दूसरी जमात जो कि असम्बली में है वो तरमीम ला सकती है उस कानून के अंदर, और उसको कमेटी के अंदर बैठ के उस पर बाकायदा गुफ्तगू होके और कोई ना कोई सूरत निकाली जा सकती है। जो पॉलिसी है वो सबको साथ लेके चलने की है। और जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ भी कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। और ये सर मैं थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मैं थोड़ा, मुझे ताजर साहब मैं चाहूँगा कि आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू इस्टेब्लिश हो, मैं एज ए तालिब इल्म थोड़ा सा क्लियर कर दें कि 140A के अंदर जो तरमीम के लिए अमीनुल हक साहब ने अभी 3 पॉइंट दिया है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में इस तरमीम के लिए काम करेगी, इसके हक़ में जाएगी सर, या ये मैटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हल करेगी? प्रोविंशियल मैटर है, यस, और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर भी नहीं आता, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 के अंदर भी नहीं आता। ठीक, तो ये कि सूबे के इख्तियारात वफाक को दे देना
इसके लिए हम राज़ी नहीं होंगे। डेवोल्यूशन हम चाहते हैं और असेंबली जो सिंध की है वही कानून साजी करेगी। और अगर ये पंजाब की असेंबली भी कर ले और 148A ये भी कहता है कि इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि वो मुंतखब हुकूमतों को इख्तियारात दिए जाएंगे, विलेज काउंसिल्स को नहीं दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जिस वक्त MKM बात कर रही थी मुस्लिम लीग से, तो उनको इस पॉइंट को सर फहरिस्त रखना चाहिए था कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी इख्तियारात का मामला है, और मैंने खुद आपसे कहा कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पे बिल्कुल बिल्कुल सर आपने क्लियर कर दिया। अब हमें है, मैं आता हूँ जनाब, मुस्लिम लीग की हुकूमत है, बनने जा रही है, वज़ीर आज़म उनका है, MOU साइन किया सर आपने MQM के साथ कि 140A में नेशनल असेंबली में आप तरमीम के लिए जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि ताजा साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये मैटर जो है वो फेडरल लिस्ट के हवाले से भी और दूसरे लिहाज से नेशनल असेंबली के अंदर का ये नहीं है, ये तो प्रोविंशियल मैटर है। और प्रोविंशियल मैटर जाहिर है कि ये सूबा सिंध देखेगा या सूबा पंजाब देखेगा। तो सर आपने ये MOU साइन कैसे कर दिया सर, और आपके पास तो 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है सर। तो ये देखिए, हम तो MOU का मतलब क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो हम तो इस बात पे ये कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे और कन्विंस करेंगे, अगर जो जहाँ भी पावर है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर में तो सब मुतफिक है। क्योंकि अभी तक जो हुआ है ना, ये हुआ है कि चंद बड़े बड़े शहरों को तो डेवलपमेंट मिल गई, बाकी पंजाब में भी यही है, सिंध में भी, दूसरे सूबों में भी, कि बाकी इलाके जो है वो उनको इतने फंड नहीं मिले या उतनी उनको डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका राइट था वो नहीं हुआ। इसमें तो अब सब पार्टियां ही मुतफिक हैं बाकी, और यही MQM ज्यादा जोर भी इसी पे ही दे रही है कि वो कहते हैं कि बराबर जो है वो इंसाफ के साथ ये फंड जो सूबाई फंड होते हैं, जो उनके 18वीं तरमीम में सूबाई असम्बलियों को ये दे दिया गया है, तो वो मुनसफाना खर्च हो। तो हमारा मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है वो यही है कि हम कोशिश करेंगे मिल के अपना फेडरल यानी कौमी असम्बली में, जहाँ जहाँ कौमी असम्बली में इसके अमेंडमेंट की जरूरत होगी, अगर इस पे कोई असर अंदाज हो रहे हैं, और नहीं तो हम सूबाई असम्बली में भी तो सर क्लियर करें सर, मेहरबानी करें सर। आपने जो देखिए MQM 140A में तरमीम जारी है, इसमें कोई शक नहीं है, 18वीं तरमीम है, और उसके बाद इख्तियारात सूबों को गए हैं, नेशनल NFC अवार्ड है, उसके साथ PFC अवार्ड होना चाहिए, फिर लोकल बॉडीज़ नीचे जाना चाहिए, 140 भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है, अमल दरामद नहीं हो रहा है, और पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ गया कि कौमी असम्बली में इसकी कोई चीज़ नहीं है, ये जो भी है सूबाई है। आपने जो वादा किया है वो 140A है और ये नेशनल असेंबली का ताल्लुक है, और आपने MOU में साइन भी कर दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब हम कोशिश करेंगे, तो आप ये बताइए कि आपकी जो बहुत ही हलीफ जमात है, जिसकी बुनियाद पर आप पार्लियामेंट में खड़े हैं और हुकूमत में खड़े हैं, पीपल्स पार्टी, वो तो इनकार कर रही है कि कौमी असम्बली में इसकी कोई कानून साजी की गुंजाइश नहीं है, आप MOU साइन करते हैं। देखिए, ये तो MOU तो हम दो पार्टियों ने आपस में साइन किया है ना, ये हम अपनी जो कोई कोलिशन पार्टनर हैं उनको भी जरूर सूबाई असम्बली में भी, अब जहाँ कहीं ये कानून होगा तो उसमें भी उनकी सपोर्ट करेंगे और कन्विंस करने की भी कोशिश करेंगे ना। अब इसके अलावा ये तो MQM को भी पता है, और के जितनी नेशनल असम्बली में जो उन्होंने हमसे बात की है, जो हमने MOU साइन की है, ये तो दोनों सब पार्टियां जानती हैं ना कि नेशनल असम्बली उसमें क्या कर सकती है और सूबाई असम्बलियाँ क्या कर सकती हैं। तो हम ये तो नहीं गारंटी दे सकते ना जी, जो जहाँ तक हमारा जितना बस चलेगा, जो हमारी पावर है, हम तो पूरी उनके फेवर में करेंगे, ये कि ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, और जो कौमी असम्बली के बाद होगा वहाँ कोशिश करेंगे। यही हमने MOU साइन की है। मैं MQM के दोस्त अमीनुल हक मेरे बहुत लर्नेड फ्रेंड है, तो वो सामने सुन रहे हैं, उन्होंने भी समझ के ये किया है ना कि जितनी मैक्सिमम हमारे पास एफर्ट होगी या पावर होगी वही कर सकते हैं। ये उसके आपने क्लियर कर दिया, बहुत खूबसूरती से आपने बड़ी बात कर दी कि हम एग्री नहीं कर सकते, मतलब एग्रीमेंट नहीं दे सकते, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकते, गारंटी नहीं दे सकते, चले लफ्ज दे देते हैं, गारंटी नहीं दे सकते हैं। सब मुझे बात दें सर। जी सर, जी साहब, ज़ाता साहब। डॉक्टर साहब, सर मैं तीनों बुजुर्गों से छोटा हूँ, तीनों उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी मुझसे बहुत बड़े हैं,
लेकिन मुझे दाद दें, मैंने जो आपसे कहा था कल की बात तो बहुत दूर की बात है, इस प्रोग्राम में भी उसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो इस सका। वो प्रोग्राम में भी तो फिर और कौमी बीच असम्बली। चौराहे में वो MOU की हांडी फूट गई है जो कि लेके चल रहे थे। आप तीनों का बहुत इंशाल्लाह किसी और स्टेज पे बात करेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, वक्त ख़त्म हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।